साइम अयूब और सलमान अली आगा ने पाकिस्तान टीम में ही बड़े बड़ों को बता दिया कि खेलना कैसे है, गियर कैसे चेंज करते हैं, मैच जीता कैसे जाता है। दिस इज नजीब उल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आज की इस वीडियो में 3 चीज़ों पर बात होगी, तो अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए जब भी मेरी अगली वीडियो आए। तो 3 चीज़ें क्या हैं? पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की इनक्रेडिबल कामयाबी के हवाले से, जो पहले वनडे में पाकिस्तान ने जीत हासिल की है। उसके बाद ब्रिस्बेन टेस्ट में अब तक की सूरत हाल क्या है, और बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि जेसन गिलेस्पी के जाने के बाद ये जो कंट्रोवर्सी हुई है इस पर आपने कुछ नहीं कहा, तो वो भी आज बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हमारे यंग गन्स की शानदार परफॉर्मेंस। जब आपके यंगस्टर्स परफॉर्म करते हैं तो दिल को खुशी होती है, लगता है कि फ्यूचर सही हाथों में है। मैच में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया। जब मैच शुरू हुआ तो लग रहा था कि ये तो बहुत जल्दी पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि 10वें ओवर में 70 रन बन चुके थे और कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ था। टोनी डी जॉर्जी और रायन रिकल्टन ने 70 रन की पार्टनरशिप बनाई, लेकिन उसके बाद सलमान अली आगा ने इस वक्त अपनी बॉलिंग का जादू दिखाया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 खिलाड़ी आउट हुए बहुत ही थोड़े से टाइम के अंदर। यानी 70 पे पहली विकेट गिरी और 88 पर चौथी विकेट गिरी थी, और चारों की चारों विकेटें सलमान अली आगा ने ली थी। साउथ अफ्रीकन बैटर्स को सलमान अली आगा की बॉलिंग समझ में नहीं आ रही थी। इसके बाद मैच बनाने वाली एक बड़ी शानदार पार्टनरशिप लगी एड्रियन मार्करम और हेनरिक क्लासन के दरमियान। एड्रियन मार्करम ने बनाए 35 रन और हेनरिक क्लासन मैनेज टू स्कोर 86 और 97 बॉल्स। टाइमली विकेट ले ली शाहिन अफरीदी ने उनकी, अदरवाइज आपको पता है ही कुड बी डेविस्टेटिंग। वो जिस तरह से खेलते हैं और मारधार करते हैं, एक बड़े स्कोर की तरफ जा सकते थे। तो एट द एंड 239 फॉर 9 इन 50 ओवर्स, और ये एक ऐसा स्कोर था। इस पिच के हवाले से सब ये बातें कर रहे थे कि यहाँ 280 290 भी बन सकता है इजीली। तो ये जो स्कोर था, इस पे साउथ अफ्रीका को रिस्ट्रिक्ट करना ये एक अचीवमेंट थी। और अगेन क्रेडिट गोज टू सलमान अली आगा, जिन्होंने 4 विकेटें हासिल की 32 रन देके अपने 8 ओवर में। मुझे समझ में नहीं आया, जिस बॉलर ने 4 विकेटें ली थी उसके 2 ओवर बाकी क्यों बचे हुए हैं। आई अंडरस्टैंड कि हमने कवर कर लिया, एंड में इतने ज़्यादा रन नहीं बनाने दिए, बट इट्स अमेजिंग कि वो 2 ओवर का क्या करना था। अबरार ने 32 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया। तो ये रही साउथ अफ्रीका की इनिंग की सूरत हाल। पाकिस्तान की बैटिंग स्टार्ट हुई तो अब्दुल्ला शफीक मुंह दिखाई के लिए आए थे। 4 बॉलें खेली और उसके बाद मार्को यानसन की बॉल पर आउट होकर चलते बने। फिर साइम और बाबर बैटिंग कर रहे थे, तो मुझे एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि शायद बाबर ने साइम को भी अपने जैसा ही कर लिया। इतना स्लो कि समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। 15वें ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 46 था जब बाबर आउट हुए, और उसके फौरन बाद बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि बाटमैन की बॉलिंग समझ में आई रिजवान को, और रिजवान के डंडे उन्होंने उड़ा दिए। मैच इंतहाई स्लो हो चुका था। उसके वजह से कामरान गुलाम के ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ा, रन्स इतनी इजीली नहीं बन रहे थे, वो रन आउट हो गए पैनिक करके। फिर सलमान अली आगा और साइम के बीच में जो पार्टनरशिप हुई, दैट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल। इन दोनों ने अपने ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से ये दोनों खेले हैं। इन्होंने गेम का पेस चेंज किया, क्योंकि शुरू में बहुत स्लो जा रहा था पाकिस्तान, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। और जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ अटैक किया, और एक पॉइंट आया कि साउथ अफ्रीकन बॉलर्स बिल्कुल बेबस फील कर रहे थे। पार्टनरशिप इन दोनों के दरमियान लगी 141 रन्स की 133 बॉल्स पे, जिसमें से साइम का कंट्रीब्यूशन 79 का है। 65 बॉलें उन्होंने खेली, और सलमान अली आगा ने 57 रन बनाए। 68 बॉलें उन्होंने खेली इस पार्टनरशिप की। साइम 109 रन पर आउट हुए 119 बॉलें खेल के। ही वॉज हिटिंग ऑल अराउंड द पार्क, जस्ट फिनोमिनल। बिल्कुल प्रेशर नहीं ले रहे थे, बट एंड में रबाडा ने उनकी विकेट ली। और पाकिस्तान के लिए आपको पता है कि जब एक विकेट गिरती है तो फिर एक दरवाज़ा खुल जाता है और कोलैप्स का चांस बढ़ जाता है। 201 पर 5वीं विकेट गिरी जब साइम आउट हुए, और फिर 203 पर सॉफ्ट डिसमिसल इरफान खान का, कॉटन बोल्ड हो गए, वो बहुत ही इजी लिया उन्होंने। उसके बाद शाहिन अफरीदी को तो तबरे शमसी ने अपना बकरी बनाया हुआ था, और वो 1 रन भी स्कोर नहीं कर पाया। 8 बॉलें खेली और उसके बाद चले गए, डंडे उड़ गए। खैर, एनी हाउ, सलमान अली आगा केप्ट हिज कूल, और ही मेड श्योर
कि वो फिनिश लाइन क्रॉस कराएं पाकिस्तान टीम को, और आखिरी बॉल पे उन्होंने चौका मार के ये मैच जिताया 82 ऑन 90 बॉल्स विद अ लिटिल हेल्प और लॉट ऑफ शोर शराबा बाय नसीम शाह। बहुत बोल रहे थे, बहुत समझा रहे थे। नसीम बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट फील करते हैं अपनी बैटिंग को लेके, तो सलमान अली आगा को बार बार बहुत ज़्यादा बोल रहे थे और उनकी आवाज़ आ रही थी। बाय द वे, ऑन अ साइड नोट, मोहम्मद रिजवान कितना बोलता है विकेट के पीछे से भाई। ये ठीक है, आप अपने बॉलर्स को पंप करते हैं, अपने फील्डर्स को बताते हैं, बट फुल रनिंग कमेंट्री, मुझे कमेंटेटर्स की आवाज़ के ऊपर भी रिजवान की आवाज़ आ रही थी। तो पाकिस्तान ने बहुत शानदार फतह हासिल की, और जैसे मैंने कहा कि यंगस्टर्स जब अच्छा करते हैं ना, तो आपको बहुत खुशी होती है, दिल से खुशी होती है। वही खुशी मुझे और बाकी पाकिस्तानी फैंस को भी हो रही होगी। साइम अयूब ने दुनिया को बता दिया, एक नया सुपरस्टार दुनिया में आ गया है, और जो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, जो पाकिस्तान में ही मिसिंग था, हर टीम में एक ऐसा खिलाड़ी है, पाकिस्तान में मिसिंग था, साइम के आने के बाद वो कमी पूरी हो गई है। सलमान अली आगा रिस्पॉन्सिबल प्लेयर जिसे कहते हैं ना, वो बन गए हैं। उन्होंने अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी ले ली है, और अब वो टेस्ट और वनडे में आई थिंक उनको अब T20 पे इतना, या तो उनको थोड़ा और वक्त दिया जाए और देखा जाए कि वो T20 में कैसा कर रहे हैं, बट आई थिंक ही शुड रिस्ट्रिक्ट हिमसेल्फ। ये मेरा अपना ओपिनियन है, टेस्ट और वनडे में रहें। ये दोनों फॉर्मेट्स आपस में मिलते भी हैं। T20 में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ता है, तेज़ खेलना पड़ता है, ज़रा ऑन योर टोज रहना पड़ता है। यहाँ पे जिस तरह की वो परफॉर्मेंस देते हैं ना, उनको इस पर ज़्यादा अगर वो फोकस करेंगे तो ये उनके लिए और पाकिस्तान के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। खैर, अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय दीज टू जेंटलमैन, और बहुत बहुत मुबारकबाद। आई फील रियली प्राउड के इन दोनों ने इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है। देखें, पाकिस्तान में ना इस तरह से टैलेंट का जो फ्लो है वो ऐसा नहीं है जो बाकी टीमों में है, तो हमको एक एक मैच, एक एक चीज़ काफ़ी एक्साइट करती है। खैर, जब आप जीतते हैं तब भी आपको अपनी गलतियों पर नज़र रखनी पड़ती है। ये बहुत छोटा टोटल था, यहाँ 20-25 रन और होते, जैसे मैं कह रहा था कि हेनरिक क्लासिक अगर मारना शुरू हो जाते, या मार्को जेनसन का बल्ला चढ़ना शुरू हो जाता। वो तो पार्क में टहल रहे थे हारिस रऊफ, जब उन्होंने कैच ड्रॉप की, इतनी कैजुअल अप्रोच मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। वो कैच ड्रॉप हुआ था, उसके बाद वो आपको 2-3 छक्के लगा देते, और वो केपेबल है, तो आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो ये गलतियों से आपको सीखना पड़ेगा कि 240 बनाने के लिए आपको इतना मैच को सनसनीखेज बनाना पड़ा। आपसे आसानी से कोई चीज़ नहीं होती, तो आपको अपनी लिमिट के हिसाब से ही चलना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखें। रिजवान और कंपनी की लर्निंग तो चलती रहेगी, लेकिन यहाँ ये विक्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान ये सीरीज़ जीते बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी बात है कि जब आप कंपेटिटिव क्रिकेट खेलते हैं, बड़ी टीमों के साथ खेलते हैं, तगड़े प्लेयर्स, उनके स्टार्स, उनके मेन खिलाड़ी मौजूद होते हैं, तो आपकी उससे प्रैक्टिस बड़ी ज़बरदस्त होती है। और इस वक्त हमें प्रैक्टिस की शदीद ज़रूरत है, क्योंकि आगे चैम्पियंस ट्रॉफी है, तो ये प्रैक्टिस हमें यहाँ बहुत अच्छे से मिल रही है। तो एक्सेलेंट क्रिकेट बाय पाकिस्तान, आगे बेस्ट विशेस हैं, सीरीज़ अपने नाम करे। मूविंग ऑन, जल्दी से अब बात कर लेते हैं ब्रिस्बेन टेस्ट की। चौथे दिन का खेल जब स्टार्ट हुआ तो पहली गेंद पे स्मिथ के हाथों केएल राहुल का कैच छूटा, और मुझे लगा कि यहाँ आज इंडिया का अच्छा दिन होगा। अप एंड डाउन हुआ, इंडिया के लिए बड़ी मुश्किलात आई, लेकिन ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। भारत 213 पर 9 था, और उस वक्त कोई भी नहीं सोच सकता था, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, के फॉलो ऑन से बच जाएगा। और ये क्रेडिट जाता है आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह को, जिनकी 39 रन की नाकाबिले शिकस्त शराकत की वजह से हिंदुस्तान फॉलो ऑन से बचा, वरना कुछ नहीं पता था। पैट कमिंस दोबारा बैटिंग में डाल देते, और जो परफॉर्मेंस इंडिया की जा रही है, जिस तरह का खेल रहा है इनका टॉप ऑर्डर, जिस तरह से स्ट्रगल कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, हार भी सकता था इंडिया। लेकिन असल बात यह है कि मुझे ये भी यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि शायद फॉलो ऑन हो भी जाता तो ऑस्ट्रेलिया डालता नहीं, क्योंकि हेजलवुड का ना होना स्टार्क और कमिंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है। वो बिल्कुल थक गए हैं। 60% इस इनिंग्स के ओवर्स जो है 60% बॉलिंग इन दोनों ने कराई है। तो आप देखें कितना फ़र्क पड़ता है। ये काम जो इन्होंने किया है ना, हेजलवुड को हाफ फिट प्लेयर को खिलाने वाला, ये पाकिस्तान करता है इस तरह से काम। आप वो काफ स्ट्रेन की वजह से ना सिर्फ वो ये टेस्ट, बल्कि प्रॉबली बॉर्डर गवास्कर पूरे से ही बाहर हो गए हैं।
मुझे पहले भी ये बात समझ में नहीं आई थी कि स्कॉट बोलैंड इतनी शानदार बॉलिंग करा रहा है, आपको हाफ फिट हेजलवुड को लेने की ज़रूरत क्या थी। खैर एनी हाउ, वही पुराने मसले हैं। जैसे विराट कोहली की टेंशन थी, अब रोहित शर्मा की भी वही टेंशन है, उनका बुरा वक्त ख़त्म नहीं हो रहा, वो जल्दी आउट हो गए। उसके बाद कैच तो ड्रॉप हुआ था केएल राहुल का 37 पे, लेकिन ही मैनेज टू स्कोर 84, बड़ी शानदार इनिंग। 77 रविंद्र जडेजा की बेहतरीन इनिंग। देखे, ये इंडिया का कमाल है। वॉशिंगटन सुंदर को खिला वो रन करता है, अश्विन को खिला वो रन करता है, जडेजा को खिला वो रन करता है। तो इनका जो ये लोअर ऑर्डर है ये बड़ा शानदार है। और जहाँ तक बात है ना आकाशदीप के 27 रन की, मैं समझता हूँ कि वो जडेजा के 77 और केएल राहुल के 84 से कुछ कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी टीम को मुश्किल से निकाला। और कोई सोच नहीं सकता था कि 10वें और 11वें नंबर के खिलाड़ी ऐसी परफॉर्मेंस देंगे और इनको इस मुश्किल से निकालेंगे। 57.5 ओवर्स का खेल आज पॉसिबल हुआ। वही गाड़ी चलती रुकती इस मैच में मैच कम बारिश ज़्यादा देखने को मिली है। अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया बहुत ही कोई बुरी क्रिकेट खेले तो हारेगा, अदरवाइज वी ऑल नो क्या रिजल्ट आना है। ये ड्रॉ होगा तो इस सीरीज़ का फैसला जो है वो आगे सिडनी और मेलबर्न में ही होने वाला है। इससे पहले मुझे नहीं लगता कि इसका फैसला होगा। फाइनली बात कर लेते हैं थोड़ी सी जेसन गैलिस्पी के हवाले से। और मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, जब आप इज्जत से बुलाते हैं ना तो उस इंसान को जाना भी इज्जत से चाहिए, बेइज्जती करके ना निकालें। ये जिस तरह का हमारा एटीट्यूड रहा है ना फॉरेन कोचेस के साथ, ये कोई मजाक की बात नहीं है। इट इज़ एन एम्बैरेसमेंट फॉर पाकिस्तान। पहले आप मिन्नते तरले करके गोरे कोचेस को बुलाते हैं, उनको कहते हैं सब ले लो, सिलेक्शन भी तुम कर लो, प्लानिंग भी तुम बना लो, ये भी कर लो वो भी कर लो, हम तो सिर्फ मेला देखने आए हैं, आप हर चीज़ करें। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जब वापस लेते हैं तो सामने वाले को भी बुरा लगता है। अब ये नौबत आ गई थी कि जेसन गैलिस्पी कह रहे हैं कि मुझे तो ऐसा लगता था मैं मैच के दिन सिर्फ कैच प्रैक्टिस कराने के लिए रह गया हूँ, मुझे किसी प्लानिंग, किसी चीज़, किसी सिलेक्शन, किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। देखिए, किसी गैरतमंद इंसान को ना आपको जाने के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं होती, उसको सिर्फ अपने डिसीजन से आप आउट करना शुरू करते हैं और वो कहता है मेरी ज़रूरत नहीं है शायद। आई मेट हिम, आई थिंक ही इज़ अ रीजनेबल पर्सन। बुरा हो अच्छा हो जैसा हो, कोच वो जैसा भी हो, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। बात है रवैये की। आपने हाई परफॉर्मेंस कोच, उनके असिस्टेंट टिम नेल्सन को उनको बताए बगैर निकाला। वो कह रहे हैं मुझसे मशवरा लेना तो दूर की बात, मुझे किसी ने इन्फॉर्म भी नहीं किया। इन बातों से लगता है कि अब मेरी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने मना कर दिया कि मैं रिज़ाइन कर देता हूँ अपनी पोस्ट से। तो मेरे हिसाब से ये कोई तरीका नहीं है। आपको अपने कोचेस को, स्पेशली जो आप बाहर से लोग आते हैं, वो क्यों आएंगे? आपके पास ऑफ़र करने को तो कुछ है नहीं, इनको लीग्स वगैरह से इतने अच्छे पैसे मिलते हैं। वो आते हैं इंटरनेशनल असाइनमेंट, एक चैलेंज लेके। वो आते हैं अपनी सीवी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि गैलिस्पी से बहुत गलती हुई है। तो गलती क्या अजहर महमूद से नहीं हुई थी? उन्होंने तो कहा था आपके स्पिनर्स इस लायक ही नहीं है कि आप स्पिन विकेट बनाएं। असल बात यह है कि आकिब जावेद वाले डिसीजन से आप थोड़ा जीतना वीतना शुरू हुए, तो आपने कहा हटाओ सबको, किसकी ज़रूरत है हमें। बट दैट इज़ नॉट द वे। ये मेरा अपना ओपिनियन है। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।